जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कंवर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बात एक चली है कि इंडिया जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और इस हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं। रिसेंटली जब G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो वहाँ पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया है जो कि इन्होंने तेल खरीदा है। तो वो और हमें समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी थर्ड पार्टी को दें। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो रशिया ब्रह्मोस खरीद रहा है, ये जो बात चल पड़ी है, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? और दूसरा, आप इसको इस एंगल से भी देख रहे हैं कि इंडियन रुपए से ही ब्रह्मोस जो है वो खरीद रहे हैं रशियंस। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, मतलब रिपोर्ट्स थोड़े क्लैरिटी नहीं है रिपोर्ट्स में, जो अखबारात में मैं पढ़ा हूँ। स्पेकुलेशन ज़्यादा है, रिपोर्ट्स कम है। ये बात सही है कि शुरू में रूबल ट्रेड के तहत बहुत सारा तेल इंडिया ने रुपीस से ख़रीदा है रशिया से, जिसकी वजह से रशिया के पास बहुत सारे रुपये पड़े हुए हैं जो वो और कहाँ चलेंगे, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू वर्क एनीवेयर एल्स। तो इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे ज़्यादातर, मतलब सो अब ये है कि एटलीस्ट चाइना इज एक्सपोर्टिंग अ लॉट टू रशिया, जो नॉन डुअल टेक्नोलॉजी और नॉन वेपन्स रिलेटेड चीज़ें हैं। वेस्ट में काफ़ी शिकायतें हो रही हैं कि बास चीज़ें जो चाइना बेच रहा है और काइंड ऑफ, अब ऐसा हो गया कि अगर आपने कपड़ा भी बेच दिया रशिया को, और अगर वो उस कपड़े के वो यूनिफॉर्म बना लेते हैं, तो आप कहने लगेंगे कि यू आर हेल्पिंग द वॉर एफर्ट। तो अब रशिया को बेचें तो क्या बेचें, राइट? सो दैट इज ए चैलेंज। और पहले भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स अगर जंग से पहले अगर देखें तो दे वर नॉट वेरी हाई, मतलब कुछ चंद $100 मिलियन के थे। तो जून में एक रिपोर्ट, जापानीज जो न्यूज़पेपर है, उसने रिपोर्ट लिखी थी कि रशिया इज बाइंग बैक इट्स वेपन्स फ्रॉम द कंट्रीज इट हैज सोल्ड, और उसमें म्यांमार और इंडिया पे फोकस किया था उन्होंने। तो कोई एक अमेरिकन कंसल्टिंग फर्म है, पता नहीं रिसर्च फर्म या इंटेलिजेंस फर्म, जिसने जो कस्टम्स के जो डेटा होता है, उस कस्टम्स के डेटा पर को स्टडी कर कर दे हैड फाउंड आउट कि कई चीज़ें रशिया को वापस जा रही हैं। तो उसको उन्होंने फॉलो अप किया। तो पहले तो जवाब ये आया कि चीज़ें जो है सो वारंटी के तहत जो रशिया ने बेची है और वारंटी के तहत सर्विस के लिए वापस जा रहे हैं। लेकिन जो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि दे आर वेरी सस्पिशियस कि रशिया इज बाइंग बैक द वेपन्स जो उसने म्यांमार और इंडिया को सप्लाई किया था वापस। देखिए, इस जंग में फॉर एग्जांपल अभी तो सो कॉल्ड यूक्रेनियन ऑफेंसिव चल रहा है, और जो इश्यूज निकल रहे हैं, जब खासतौर से जब बाइडेन ने अनाउंस किया कि ही इज गोइंग टू सेल क्लस्टर बॉम्ब्स, तो उन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स की जो बात की, उसका जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि एम्यूनिशन खत्म हो गया था यूक्रेन के पास, दे डोंट हैव एम्यूनिशन। हालांकि कितने बड़े इंडस्ट्रियल पावर्स, कनाडा, बर्तानिया, यूएस, जर्मनी, जापान, ये सारे के सारे, साउथ कोरिया भी अब मदद कर रहा है यूक्रेन की, दे आर सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन, एम्यूनिशन। पाकिस्तान के पास से भी बेसिक एम्यूनिशन, गोली बारूद वगैरह सारे की चीज़ें जा रही थी यूक्रेन को। तो उसके बावजूद दे आर रनिंग आउट ऑफ एम्यूनिशन। तो वाई इज रशिया नॉट रनिंग आउट ऑफ इट? क्योंकि बमबारी तो रशिया ज़्यादा कर रहा है, फायरिंग रशिया से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना म्यूनिशंस। सो द क्वेश्चन इज कि क्या सारा का सारा रशिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है, आर दे इम्पोर्टिंग इट? तो वो स्पेकुलेशन। और ये जो हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट है, आई एम नॉट श्योर कि इट इज ट्रू। देखिए, मोदी ने तो काफी माइलेज किया ना कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये बातें तो कई जगह बार बार दोहरा रहे हैं, बिकॉज इज गेटिंग ए लॉट ऑफ, अब मतलब इंडिया से इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिला वेस्ट को कंसेशन के तौर पे, राइट? ना रशिया का कंडेमनेशन मिला, ना जंग के खिलाफ स्टेटमेंट्स। सो इफ इज, आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू सेल वेपन्स। ये और बात है, जो ऑर्डर्स बुक किए थे जैसे S-400
मैं सुना कि 2 कैंसिल हो गए हैं, और 2 बैटरी शायद डिलीवर हो गए या वापस हो गए। इतना उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बाद रिपोर्ट कहते हैं कि वापस कर दिया, बाद ने कहा कि डिलीवरी नहीं हुए। और 2 जो शुरू में डिलीवर हो गए थे उसके शायद वीडियोस और फोटोग्राफ्स वगैरह तो छपे थे। सो आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू सेल वेपन्स। अगर इंडिया वेपन सेल करता तो ये जो सारा का सारा वेस्ट के साथ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना, वो एकदम ब्रेक लग जाएगा, और फिर सैंक्शंस की सख्ती से बात शुरू हो जाएगी। दैट विल बी अनएक्सेप्टेबल टू द वेस्ट। ये आपको याद है पिछले साल ब्लिंकन ने भी चाइना को बहुत सख्ती से धमकी दे दी थी ऑन द इश्यू ऑफ सेलिंग वेपन्स। मतलब दे वर रेडी टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन चाइना, तो वो दे विल। सो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू सेल वेपन्स। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक आजकल दिल्ली में थोड़ा मूड खराब है, क्योंकि ऐसा लगता है कि G20 भी G7 बन जाएगा। तो जब G20 का जो इवेंट आ रहा है सितंबर में, आपको याद है, आपने और मैंने भी शो किया था, मैंने भी एक कॉन्वर्सेशन किया था कि दिस इज ए टेस्ट एंड ट्रायल ऑफ इंडिया ग्लोबल लीडरशिप 2023, जिसमें SCO भी इंडिया में होने वाला है, G20 भी इंडिया में होने वाला है। इतनी धूम थी। अब देखें, SCO तो सड़ गया, उसको उन्होंने कर दिया उसको वर्चुअल, और अब बातें हो रही कि इस SCO यूजफुल टू इंडिया और नॉट। और अब जब G20 की बात आती है तो G20 में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, हालांकि लैवरोव भी थे वहाँ पे, किंगोंग भी था, तो सारे के सारे थे, ब्लिंकन भी थे, तो हालांकि वहाँ पे फाइनल कम्युनिके नहीं आ सका। दे कुड नॉट कम अप विद अ फाइनल स्टेटमेंट बिकॉज अग्रीमेंट नहीं हुआ ऑन द यूक्रेन इश्यू। और अब ऑलरेडी बहस शुरू हो गई है G20 में ऑन द यूक्रेन इश्यू। मतलब आई एम श्योर के हर वेस्टर्न कंट्री का, यानी बर्तानिया, फ्रांस से इंडिया को एटलीस्ट एक मैसेज जरूर आई होगी कि यूक्रेन के बारे में कुछ करें और जेलेंस्की को बुलाएं। जेलेंस्की खुद, मतलब वो फोन पे फोन कह रहा है कि वो, मतलब वो, याद है हम लोग कभी बचपन में शादियों को गेट क्रैश नहीं करते थे तो अनइनवाइटेड की तरह जाके, तो वो जेलेंस्की आने के लिए कम नहीं है। वो ही माइट जस्ट फ्लाई इन, क्या करेंगे ये सो आई थिंक अगर वो आता है तो पूरा का पूरा जो इंडिया का जो एजेंडा है वो तो पूरा पानी फिर जाएगा। उसका ग्लोबल साउथ का एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा, कनेक्टिविटी, एनवायरमेंटल, वो सारे जाके इट विल बी जस्ट अबाउट कंडेमिंग रशिया, इट विल बी अबाउट यूक्रेन, यूक्रेन के लिए आप क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो सारी दुनिया का एजेंडा खत्म और यूक्रेन का शुरू हो जाएगा। देखिए, ये रशिया ने जो डील कैंसिल की है ना, फूड की सप्लाई, जो ग्रेन का सप्लाई, उससे अब ग्लोबल साउथ में फिर फूड क्राइसिस शुरू हो जाएगी। सो you're going to witness some kind of exact food insecurity कहते हैं। अब ये बेहतर लफ्ज है, मतलब अगर है भी तो कल का पता नहीं, आज का है लेकिन कल का पता नहीं। उससे फिर दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद फिर इकोनॉमीज फिर एकदम मतलब रिसेशन की तरफ बढ़ने लगेंगी। तो ये सारा क्राइसिस विल बी हैपनिंग बाय द टाइम G20 होता है। फिर वहां पे फिर ग्लोबल साउथ की बात नहीं करेंगे, फिर यूक्रेन की बात करेंगे। तो आई थिंक this G20 could fail. It's also a test of how much India can push back against the West. और आई एम नॉट श्योर कि पुतिन आएगा G20 के लिए, बट जी जिनपिंग विल बी देयर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने G20 की बात की, मैं अभी देख रहा था कि G20 मीटिंग हुई है इंडिया में, और वो बेसिकली इकोनॉमिक एंड फाइनेंस पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनकी G20 की मीटिंग हुई है, और वहाँ पे भी कंसेंसस पैदा नहीं हो सका, और जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो नहीं आ सकी क्यों, ऑन यूक्रेन की वजह से। और चाइना और रशिया जो हैं दे आर स्टिल एडमेंट ऑन दैट। इंडिया जो है उसकी पोजीशन वो न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक वे। तो आप जो G20 की बात कर रहे हैं कि उसका G20 कुड बी SCO, तो ये जो अभी फॉर एग्जांपल ये जो डिस्कशन अभी उधर गुजरात में हुई है G20 की इकोनॉमिक एंड फाइनेंस पॉलिसी मेकर्स की, आपको लगता है कि ये बेसिकली टोन सेट कर रही है एक फाइनल जो इवेंट होने वाला है उसकी? देखिए, ऑलरेडी डिस्कशंस तो शुरू हो गए ना।
इसके G20 का जो समिट का जो मेन इवेंट है, सो आई मीन देखिए इलेक्शन अमेरिका में भी हो रहे हैं, बाइडेन का फॉरेन पॉलिसी आप मुझे बताएं, यूक्रेन को छोड़ के और क्या अचीवमेंट है, इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के अलावा मतलब इंडिया को हमने ये किया, इंडिया के साथ ये किया, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू सेल एनी वेपन्स टू रशिया बिकॉज वो G20 सैल्वेज करने की कोशिश करेंगे, वरना गंद हो जाएगी G20 में। दे विल स्टार्ट, कोई ना कोई एक वेस्टर्न कंट्री विल कम फॉरवर्ड विद प्रपोजल्स ऑफ सैंक्शंस वगैरह इस मसले को लेकर। और ये फैक्ट कि जापान जो इंडिया का सपोजिटली इतना अच्छा दोस्त है, क्वाड का भी मेंबर है, G20 का भी मेंबर है, और जापान के ही सोर्सेज आर इन्वेस्टिगेटिंग इंडिया। भाई अगर इंडिया के कस्टम्स के पेपर्स को देख रहे हैं देन दैट शोज इज सस्पिशियस ना। इट्स लाइक सेइंग कि मैं अगर आपके कंप्यूटर पे आपकी वेब ब्राउजर हिस्ट्री देख रहा हूं तो ये दोस्त ऐसे चीजें नहीं करते एक दूसरे के लिए, राइट। हाँ, सो द जापानीज मूव जो जून 5 को अगर आप खोल के देखें, और नाइकी जो उनका सोर्स है मीडिया, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि उसके बाद इंडिया की तरफ से कोई सख्त किस्म का जवाब नहीं आया टू जापान। और वो काफ़ी वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में वो फैली वो बात कि इज रशिया री इम्पोर्टिंग वेपन्स फ्रॉम इंडिया एंड म्यांमार, वो ये दो कंट्रीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। नॉर्थ कोरिया से भी खरीद रहा है वो रॉकेट्स वगैरह, बट नॉर्थ कोरिया इज आउट ऑफ द सिस्टम ना, नॉर्थ कोरिया को ये क्या कर लेंगे। बट आई हैव ए फीलिंग कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले ए गुड बॉय टिल G20। लेकिन अगर G20 का अगर इंडिया का पूरा एजेंडा डिरेल हो जाता है और ये कनाडा यूक्रेन वगैरह ये कंट्रीज मिलके यूक्रेन ही करेंगे, सो आई हैव अ फीलिंग दैट they will get a strong response from India. हो सकता है India will decide to sell some weapons to Russia. I don't know what they can do, how far they will go, you know. बातें बहुत करते हैं लेकिन एक्शंस तो इन्होंने कोई नहीं लिया। रशिया को कहते हैं ना कि रशिया हमारा फ्रेंड है, 75 साल से हमारा फ्रेंड है, लेकिन रशिया की सपोर्ट के लिए इंडिया ने अभी तक कुछ नहीं किया। मतलब दे हैव ओनली नॉट कंडेम्ड रशिया एंड दे हैव बेसिकली बॉट ऑयल फ्रॉम इट। तो उस तरह से तो सपोर्ट तो की है, तकरीबन 70 बिलियन डॉलर की या 100 बिलियन पिछले 2 साल से अगर ले लें आप, इन टर्म्स ऑफ जितना ऑयल इंडिया उससे खरीदा है। बट इंडिया का फायदा भी हुआ है, कंसेशन पे मिल रहा है, लोअर रेट पे मिल रहा है वो ऑयल, इंडिया इज री एक्सपोर्टिंग इट। बट इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि सितंबर में क्या होता है। आई थिंक कि ये जो इंडिया के जो मोदी के दोनों ट्रिप्स हुए हैं फ्रांस और वॉशिंगटन DC को, उसमें जो करीब आया है इंडिया वेस्ट के, लेट अस सी के हो सकता है कि इंडिया की पोजीशन बदल जाए। SCO में इंडिया कंडेम कर दे रशिया की वॉर को। अब तो खत्म हो गए रशिया के साथ क्या ताल्लुकात। रशिया इज नाउ बिकम ए वैसल स्टेट ऑफ चाइना। इंडिया के तरफ से जो इनफॉर्मल जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया इज हेजिटेंट टू सपोर्ट रशिया बिकॉज रशिया इज सो क्लोज टू चाइना, इज स्पीकिंग थ्रू चाइना। सो जितना करीब रशिया चाइना के आएगा उतना दूर इंडिया रशिया से हो जाएगा। सो SCO में देखें क्या होता है। इट विल बी ए गुड बैरोमीटर, यू नो, टेस्ट के, जस्ट लाइक ए टेम्परेचर टेस्ट देख सकते हैं कि क्या हालात है। और अगर वहाँ पे भी फाइनल कम्युनिके नहीं आता है, एन अग्रीमेंट, तो इट विल बी मुश्किल। आई थिंक द ओनली सक्सेसफुल G20 की जो मीटिंग हुई, वो जो डिफेंस मिनिस्टर्स की इंडिया की तरफ से, याद है जो राजनाथ सिंह की लावरोव के साथ जो मीटिंग, लावरोव नहीं हुई, रशियन डिफेंस मिनिस्टर, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया ने कह दिया था उनको कि जब तक के बॉर्डर इश्यूज नॉर्मलाइज नहीं होंगे। सो आई थिंक ये SCO और G20, आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंड। इंडिया की जो ऑफिशियल पोजीशन ये है कि भाई देखो खाली बड़े मीटिंग्स नहीं, लुक एट इट, हमने हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स कराए इन कई शहरों में ऑन मेनी अदर इश्यूज जो उतने बड़े इश्यूज नहीं है बट दे आर इम्पोर्टेंट इश्यूज। एनवायरनमेंट को लेकर कश्मीर में टूरिज्म का इवेंट हो गया G20 का। सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दोज इंडिया इज सेइंग इट हैज बीन ए वेरी सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी। लेकिन जैसा इंडोनेशिया ने
फंड्स क्रिएट किया ना, ये जो डेट क्राइसिस जो है ग्लोबल साउथ की, उसको एड्रेस करने के लिए कुछ $170 बिलियन का, सो दैट वाज अ सक्सेस फॉर इंडोनेशिया जो पिछले प्रेसिडेंसी. सो व्हाट विल बी द बिग विक्ट्री फॉर इंडिया कमिंग आउट ऑफ G20 2023. सो वो एक सवाल उठता है. और देखिए, यूक्रेन का मसला इज नॉट गोइंग टू एंड, कि ये जंग अभी नहीं होती है. आपको पता है F-16 जो अप्रूव हुए हैं उसकी डिलीवरीज आर ड्यू एज मे बी, अगर अर्ली से अर्ली हुए तो अप्रैल में आएंगे. यानी वी आर एक्सपेक्टिंग द वॉर टू लास्ट फॉर अनदर 8 months. अब वो अप्रैल में वो आएंगे. और मोस्ट जनरल्स कह रहे हैं कि F-16 इज नॉट गोइंग टू हेल्प यूक्रेन अनलेस दे स्टार्ट बॉम्बिंग रशिया. अगर मॉस्को पे बॉम्ब करना है उनको स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, तो ऊपर से कर सकता है F-16, लेकिन बैटलफील्ड में ना इट कैनॉट. इट इज लाइक सेइंग, इट्स लाइक हाथी घोड़ा नहीं है वो जो बैटलफील्ड में, इट्स नॉट वेरी मोबल, लेकिन दूर से वो अटैक कर सकता है. सो इफ दे आर प्लानिंग टू फाइट इनटू नेक्स्ट ईयर, देन फिर नेक्स्ट ईयर के सारे इंटरनेशनल इवेंट्स पे यूक्रेन डोमिनेट. जंग अगर रुक भी गई, फिर उसके बाद रिबिल्ड करेंगे. ये जिंदगी का मकसद ही पूरा वेस्ट का एक ही हो गया है, यूक्रेन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. सो कमिंग क्लोज टू द इलेक्शन, अगर नवंबर के करीब या लेट्स से कि अगले समर में जंग खत्म हो जाती है, तो आई कैन टेल यू कि बाइडेन का फॉरेन पॉलिसी एजेंडा विल बी ऑल अबाउट रिबिल्डिंग यूक्रेन. अभी बार बार यही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ग्लोबल साउथ गोइंग टू डू फॉर यूक्रेन. ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ. ये नहीं कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के मसाइल कैसे हल करें, ये पूछा जाएगा कि ग्लोबल साउथ यूक्रेन के रीबिल्डिंग में क्या करेगा. आपकी आवाज बिल्कुल सही कह रहे हैं. जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब. अब अच्छा, मैं फ्रांस के हवाले से बात करना चाह रहा था कि अभी ये एक जारी बात है, G20 के ऊपर एक है कि अगर कंसेंसस नहीं होता, जॉइंट कम्युनिके नहीं आता, तो वो जारी बात है उसकी एक ड्रॉबैक होगा. आप फ्रांस का दौरा कैसे देख रहे हैं सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी का? अब वेस्ट ने प्रॉपरली एम्ब्रेस कर लिया है इंडिया को विद दिस इनविटेशन. 1 महीने पहले वॉशिंगटन में, अभी पेरिस में, एंड यूरोप में, तो फिर फ्रांस इज द की प्लेयर. तो और अकेला ही ऐसा मुल्क है जो, जिसे कहते हैं ना, सर निकालता है, ऑटोनॉमी की बात करता है, एज ए यूरोप को एज ए थर्ड पोल ऑफ पावर देखता है. तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंडिया फ्रांस का रिलेशन है, और 26 है, और नए राफेल का भी सुना है कोई बातचीत चली है. तो आप हाउ डू यू सी दिस विजिट सर? अरे यार, अगर आपके पास दुकान है, अगर कस्टमर आ रहा है जबरदस्त शॉपिंग करने के लिए, अगर आपको उसकी आदतन से पसंद भी नहीं है, जैसे कि वो पान खाता है और थूकता है एंड यू डोंट लाइक इट, लेकिन बहुत जबरदस्त शॉपिंग करता है तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, वो जाने के बाद पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे. सो पीपल आर इंडिया में समझ रहे हैं कि भाई मोदी की वजह से हो रहा है. मोदी है इसलिए अमेरिका. अगर मोदी नहीं होते प्राइम मिनिस्टर आज, तो इंडिया को नहीं बुलाते, फ्रांस को, इंडिया को नहीं बुलाते. सो ये हिंदू नेशनलिस्ट का ये एक अलग ही बेकार सा नैरेटिव चल रहा है अबाउट मोदी टू. बट द रियलिटी इज कि द वेस्ट नीड्स इंडिया. इट डजंट मैटर हु इज द प्राइम मिनिस्टर. खुद इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में ये डिबेट चल रही है कि पर्सनल डिप्लोमेसी, इज इट बेनिफिशियल और नॉट, राइट? कि अगर आप जाके जपी मार लिए मैक्रॉन को, तो क्या वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा इसलिए कि उसको पपी मिली? नहीं ना. ही इज नॉट गोइंग टू पुट हिज नेशनल इंटरेस्ट असाइड. हिज नेशनल इंटरेस्ट आर नेशनल इंटरेस्ट. सो अब जो फ्रांस, और देखिए फ्रांस इज ऑलवेज द ऑड मैन आउट इन द वेस्ट. देखिए, अमेरिका के जो गोल्स हैं वो क्लियर हैं. इंडिया को फर्मली वेस्ट के कैंप में लेकर आए, चाइना के खिलाफ. इंडिया के पास पैसा है, इंडिया को हथियार बेचें, पैसे बनाएं. और तीसरी चीज ये है कि इंडिया को रशिया से जो डिपेंडेंसी है वो खत्म कर दें. अगर रशिया से जो हथियार इंडिया खरीदता है, इफ इट स्टॉप्स बाइंग, 30% इंडिया के वेपन्स वहां से आते थे, अगर तो इंडिया की वो बाकी वेस्ट की तरफ आएंगे. फ्रांस इज ऑल्सो कंपीटिंग विद दैट.
फ्रांस भी चाह रहा है कि फ्रांस इज नंबर 2 सप्लायर ऑफ इंडिया, इट वांट्स टू बिकम नंबर 1. सो बेसिकली फ्रांस इज कंपीटिंग विद द यूएस. ये जो चल रहा है वो यूएस से कॉम्पीट कर रहा है टू बिकम द कंट्री दैट रिप्लेसेस रशिया एज अ सोर्स ऑफ मेन वेपन्स. तो आपने देखा होगा कि जब हम इतने सारे बातें जब सुन रहे थे कि इंडिया इज गोइंग टू बाय रफाल, ये सबमरीन्स का जिक्र नहीं आया था. इट्स लाइक सेइंग आपने दुकान में गए दूध खरीदने के लिए, आते आते चॉकलेट भी खरीद लिया, राइट. सडनली ये 3 सबमरीन्स का जिक्र आने लगा. उससे पहले वी हैड नॉट हर्ड अबाउट दो सबमरीन. वो सबमरीन्स का डिस्कशन जर्मनी के साथ हो रहा था, इटली के साथ हो रहा था कि इंडिया इज गोइंग टू बाय सबमरीन्स फ्रॉम इटली या जर्मनी. So I think these countries are very happy to sell to India. It doesn't matter what it needs. अगर बोले चले एक भारतनाट्यम का शो कर दें तो इंडिया विल बाय मोर, तो वो दिन रात भारतनाट्यम करा देंगे शॉन्स एलिसिस में उनके सड़क में, उसमें क्या है. सो एंड इंडिया इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. दे आर थिंकिंग के भाई बहुत ही मोदी को ये रेस्पेक्ट कर रहे हैं. दे कैन थिंक व्हाटएवर दे लाइक, बट द रियल थिंग इज कि $10 बिलियन की शॉपिंग करके आए हैं वहां से. इट इज नॉट ए जोक. $10 बिलियन के वजह से फ्रांस की जो इंडस्ट्रियल, देखिए फ्रांस स्ट्रगल्स टू कम्पीट विद द यूएस ना इन वेपन्स प्रोडक्शन वगैरह, कोशिश करता है टू रिमेन ऑटोनमस फ्रॉम नेटो. तो दिस मनी विल गो ए लॉन्ग वे. मतलब 26 मरीन रफाल, 3 सबमरीन्स और उसके अलावा पता नहीं और क्या. और दूसरी चीज ये है कि आपने जो वॉशिंगटन का जो सबसे बड़ा जो इंडिया के तरफ से जो अचीवमेंट दैट दे वर डिस्कसिंग वाज कि F414 अब इंडिया में बनेंगे. सो द वेस्ट इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग टू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ना कि भाई. लेकिन वो जो F414 का जो डील है जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का लिमिटेड, इट इज ओनली 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. और खबर साहब दिस इज नॉट लाइक ए कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है. F414 F18 में, F18 बहुत पुराना जहाज है, राइट. सो दीज आर engines which are at least 20 years old technology. और पूरी तरह से इंडिया आए तक आइंदा 5-6 साल लग सकते हैं. वो भी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही. इट्स गेटिंग ओनली 80%. जिस तरह मैक्रॉन का जो है, मैक्रॉन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इट इज असेंबलिंग एंड पैकिंग. जो मैक्रॉन के जो प्लांट्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे चिप्स. दे विल असेंबल द चिप्स एंड दे विल पैकेज द चिप्स इन इंडिया. तो अभी वो रियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई. अब ये सैफरान जो इंजन है फ्रांस का, दे आर सेइंग कि दिस गोइंग टू बी 100% ट्रांसफर. अब वो देखना चाहिए कि वो होता है या नहीं. सो यू कैन सी फ्रांस कंपीटिंग विथ ब्रिटेन, हमारे यूएस के साथ कंपटीशन चल रहा है. और बिकॉज अमेरिका के वेस्ट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट हो जाएंगे ना सेल्स और पेमेंट्स. जैसा कि सऊदी अरब भी खरीदता है, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ कांग्रेस तंग कर देती है इजरायली लॉबी की वजह से कि ये ना बेचें वो ना बेचें, उसको ब्लॉक करने की कोशिश. सो इफ यू गेट अ सेल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, अमेरिका के लिए इट्स अ बिग हेडेक. तो कोशिश तो इट बिकम्स अ स्ट्रगल बिटवीन द इजरायली लॉबी एंड द मिलिट्री लॉबी के बीच में एक टेंशन चलते रहती है, टू सेल वेपन्स नॉट टू सेल वेपन्स वगैरह. ये रेगन के ज़माने में एवाक्स जब से बेचे थे सऊदी अरेबिया को, जब से ये टेंशन चल रहा है. लेकिन इंडिया के साथ तो कोई टेंशन नहीं है. द कांग्रेस इज ऑन द सेम पेज एज द व्हाइट हाउस. सो इंडिया अच्छा डॉक्टर साहब, सेल वेपन्स टू. हाँ जी डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल करूंगा और वो यूएई के हवाले से है. स्टार्टिंग हम शुरू तो ब्राह्मोस से हुए थे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो इंडिया और यूएई जो है, क्या हम जो सेटल करेंगे अपनी ट्रेड वो इंडियन रुपए में करेंगे. जी. इज दिस ए मूव फॉर डी डॉलराइजेशन? इस पे अमेरिका का क्या रिएक्शन होता है जब अमेरिका देखता है कि उसकी करेंसी को उसके अपने ही इत्तेहादी या दोस्त डाउन प्ले कर रहे हैं एक बात, और पर्टिकुलरली इंडिया तो बड़ा एग्रेसिवली इस पे काम कर रहा है. कभी कोई लार्जली स्टेटमेंट नहीं आई अमेरिकन सर्कल्स की तरफ से इस हवाले से. व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट दिस डील एंड इज इंडिया वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन? देखिए अभी तो इट्स लाइक सेइंग के एंगेजमेंट हुआ है. डिमांड्स तो शादी के बाद शुरू होंगे ना.
जब इंडिया की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी वेस्ट पे, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, डिलेज आना शुरू हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। यू थिंक के पीपल हियर आर नॉट नोटिसिंग दिस फैक्ट? कोई एक लफ्ज कहीं से नहीं आ रहा डी डॉलराइजेशन। हालांकि जयशंकर साहब नाउ हैज काइंड ऑफ बैक पैडल ऑन द ब्रिक्स करेंसी, ठीक है, ब्रिक्स की करेंसी पर इंडिया और जो रशिया का जो रुपी रूबल ट्रेड चल रहा था वो इसलिए बंद होके फिर बाद में युआन शुरू हो गया है, बिकॉज रशिया वो रुपयों का करेगा क्या? एक पहले तो वो किसी से ट्रेड नहीं कर सकता, लेट्स से इट कैन ट्रेड, तो क्या फिर भी क्या करेगा, राइट? सो इट, अगर वो फ्रांस से कोई चीज खरीदता है तो फ्रांस इज नॉट गोइंग टू टेक रुपीज। सो दैट इज द इश्यू। दूसरी चीज ये है कि जो यूएई और इंडिया का सिचुएशन ऐसा है, आई थिंक द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। जैसा कैसे इंडिया चाइना, इंडिया 100 बिलियन इंपोर्ट करता है, 20 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। अगर वो रुपी में करे तो फिर ये 80 बिलियन डॉलर हुआ तो रुपीस का चाइना करेगा क्या, राइट? इट विल बी स्टक विद इट। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर 40 बिलियन का यूएस, 85 बिलियन है टोटल ट्रेड, अगर 40 बिलियन इंडिया से वो खरीद रहा है और फिर 45 बिलियन बेच रहा है, एंड इफ इट गेट्स इन रुपीस, वो वापस रुपीस इंडिया को दे देगा ना, फॉर द थिंग्स दैट इट इज बाइंग बैक। दूसरी चीज ये है कि यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन कश्मीर और दूसरी चीजें, तो अगर उनके पास एक्स्ट्रा रुपये भी हो गए तो वो रुपये वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू डू दिस। नॉन डॉलर ट्रेड के दो एडवांटेजेस हैं, एक तो डी डॉलराइजेशन होता है, दूसरा सेकेंडरी सैंक्शन से बच जाते हैं ना। इट इज टू अवॉइड सेकेंडरी सैंक्शन जो स्विफ्ट को लेकर है। सो सेकेंडरी सैंक्शन से आप बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि इफ यू आर नॉट डीलिंग विद डॉलर। बट आई हैव अ फीलिंग कि एट सम पॉइंट देयर विल बी अ बैकलैश अगेंस्ट फ्रेंड्स हु आर नॉट एक्टिंग लाइक फ्रेंड्स। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे से टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, आप मेरे से इंटेलिजेंस मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चाइना मुझ पे हमला करेगा तो मुझे आप ज़रूर आके हेल्प करें। मीनवाइल मैं आपकी इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय अंडरमाइनिंग द डॉलर। ये कैसा चलेगा? ऑटोनॉमी autonomy is one thing, but hurting somebody's national interest is another thing, right? रशिया जो तेल खरीद रहा है, इंडिया जो तेल खरीद रहा है रशिया से, yes, it is autonomous, it is about India's interest, it is not hurting US interest directly, क्योंकि इंडिया यूएस भी तो तेल बेच रहा है। बट आई हैव अ फीलिंग कि एट सम पॉइंट द डी डॉलराइजेशन, अभी उसका ज्यादा असर नहीं हुआ, द डॉलर इज स्टिल 60%, उसके बाद ईयू का यूरो चल रहा है, राइट? 70-80% तो खाली वेस्टर्न करेंसी ही चल रही है, उसके बाद युआन है और द जापानीज करेंसी। सो वो पता नहीं 6 या 5% था लास्ट टाइम, मैं 2-3 महीने पहले चेक करा था। द युआन ट्रेड जो टोटल है वो 6-7% है। सो दैट डजंट बॉदर द वेस्ट ना, कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड इज इन डॉलर्स। देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेड, एक ट्रेड इन डॉलर्स, बट ट्रेड ऑफ डॉलर्स भी चलता है ना। और डॉलर पिछले कई सालों से हैज बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इंडिया से ही देख लें आप, आज 82 है, 3-4 साल पहले 60s-70s में था, राइट? सो इट इज गेटिंग ए स्ट्रॉन्गर, द करेंसी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टेबल। और दूसरे करेंसीज उतने स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नहीं है, मतलब फ्लक्चुएट होते हैं। अगर आप सोचें, आप अगर किसी ने पाकिस्तान के रुपये खरीदे होते चीज़ें 2 साल पहले, तो अब क्या बुरा हाल हो जाता, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी गिर गई, 20-25% डाउन हो गई ना उसकी वैल्यू। टर्किश लीरा को देख लें आप, मुझे याद है 6-7 लीरा में डॉलर आता था, अब 20 के करीब हो गया है। सो एकदम अगर आपके पास लीरा रखे हुए हैं तो उसकी कीमत ही लाइक वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है ना। तो इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू अनस्टेबल करेंसीज, इट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग।
अब ये रशिया के पास जो रुपये है, कल अगर डॉलर 85 हो जाता है तो गए ना, उनका नुकसान कितना हो जाएगा सडनली, बैठे बिठाए। तो दे मस्ट बी नर्वस कि इस हथियार का। बट आई हैव अगर एससीओ में गंद हो जाती है ना, इंडिया बेचने के लिए तैयार हो जाएगा रशिया को कुछ ना कुछ, इफ नॉट हम्म। डायरेक्ट वेपन्स, सेकेंडरी दूसरी चीजें खाने के लिए, फौजियों के लिए फूड सप्लाई चाहिए उनको, यू नो दे नीड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। भाई चमचे चाहिए प्लास्टिक के, भिजा दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब चाहिए प्लास्टिक, सही कह खाने रहे के रोज हैं। मतलब फूड मटेरियल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दे विल नीड। विंटर में ब्लैंकेट चाहिए होगा, दीज आर नॉट वेपन्स बट दीज आर मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ थिंग्स। सोचिए आप, अगर जंग नहीं चल रही है, आप बैठे हुए दोनों एक दूसरे को देखते हुए, खर्चा किस पे चल रहा है हीटर्स पे और फूड पर ना सो देयर यू कैन सप्लाई अदर थिंग्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स पहुंचाए ब- विंटर में वो ट्रेंचेस में बैठ के गर्म करे अपने आप को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुग्धर खान साहब, थैंक यू वंस वेरी अगेन मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बाय।